बैठो। चलिए आज नया टॉपिक हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन इतिहास के तहत सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला कंट्राडिक्शन, विवादास्पद और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल यहीं पर उठते हैं कि इसके बहुत सारे नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब कि इसका बहुत सारा नाम है। तो किस किस आधार पे इसका नाम दिया गया है और क्या वास्तविक नाम होना चाहिए, वो सारे चीज़ों को, कौन कौन सा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो सब के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सवाल अगर प्राचीन काल में पूछा जाता है तो 5 ही 6 टॉपिक ऐसा है जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, गुप्त साम्राज्य हुआ। मतलब सवाल जब भी पूछा जाएगा तो इतना से ही पूछा जाता है, बाकी और भी है। लेकिन पढ़ाई का मतलब, स्मार्ट स्टडी का मतलब वही होता है कि वैसे चीज़ों को ही फोकस करें कम समय में जो कि आपको सफलता दिलाए। पढ़ने के लिए बहुत, अगर पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो जीएस का सिलेबस 2 से 3 साल में जीएस खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट भी आते हैं उसमें। तो इसलिए ऐसा टॉपिक को हम लोगों को देखना है। हेलो, फर्स्ट फ्लोर में आए हुए हैं क्या? ठीक। तो ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो क्या क्या स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके देखते। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एकदम मैपिंग के तहत देखिएगा तो एकदम कहानी की तरह समझिएगा तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ना भी आसान लगेगा। काफ़ी मेहनत के साथ ये टॉपिक तैयार करवाया गया है और इंस्ट्रक्शन हमारा साफ रहा कि किसको किसको क्या फोटो देना है, कहाँ देना है अप्रोप्रिएट। 2 से 3 बार करेक्शन करते हैं सब लिख पाता है कोई, ये ठीक है ना। तो देख रहे होंगे ये सब सारा चीज़, ये सब सारा चीज़ जितना फोटो है, पिक्चर है, कहीं ना कहीं ये धौलावीरा, ये देखते हैं धौलावीरा का ये स्टेडियम था। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। तो ये धौलावीरा का भी सीन है और यही स्टेडियम इसी तरह का हुआ करता था। ये हड़प्पा का था, स्नानागार था। कहाँ था? हड़प्पा में। उसी तरीके से देखेंगे स्नानागार, सॉरी ये स्नानागार यहाँ था, हड़प्पा का में अन्नागार। तो ये सारे फिगर्स से आप लोग जान सकते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अवशेष मिला है, जो कि सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे सवालों को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। एक मोटा मोटी आइडिया इससे हुआ। अब जानेंगे इसका नामकरण। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है नामकरण। साथ ही साथ कुछ कुछ हम लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ लिखिएगा, काफ़ी अहम टॉपिक है। एक बार में सोचिएगा कि वीडियो भी देखने के बाद याद हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी अहम टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहला नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर मिले स्थल के कारण, सिंधु नदी और उसके आसपास जो उसके सहायक नदी हैं, जो भी स्थल मिला है ऑलमोस्ट वहीं पर मिला था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्लियर हो गया। को कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कही जाती है? तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास जितना भी स्थल मिला उसके आसपास ही मिला है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अगला पॉइंट में आते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाएगा? भाई सिंधु घाटी सभ्यता तो क्लियर हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है जब सिंधु नदी के बाहर मिलने लगा और सबसे पहला जो खोजा गया था हड़प्पा ही खोजा गया था स्थल के रूप में। स्थल के रूप में सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा खोजा गया? वो था हड़प्पा, 1921 ईस्वी में खोजा गया था। तो इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला स्थल खोजे जाने के कारण इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। अब आता है कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता? तो इसलिए कि कांसा का उपयोग देखा गया था और साथ ही साथ विश्व की विशाल सभ्यताओं में एक थी। उसके समतुल्य कह सकते हैं मिस्र की, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी, चीन की सभ्यता भी चल रही थी। तो साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता थी और वहाँ पे कांस्य की विशेषता थी, कांस्य प्रचलन में था, इसलिए इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। अब इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे और कैसे पता चला, हमारे पास कैसे आया सिंधु सभ्यता जानकारी में। तो देखेंगे सबसे पहले कहा गया है कि चार्ल्स मेंसन,
चार्ल्स मेंशन 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया, बाद में 1921 में। तो ये लाइन को हम थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ आइए, सबसे पहला नाम जो आएगा सिंधु सभ्यता की खोज से संबंधित, सबसे पहला नाम आएगा चार्ल्स मैसन का 1826 ईस्वी में। सबसे पहला नाम जानना है चार्ल्स मैसन का। वो गए थे पाकिस्तान घूमने के लिए 1826 ईस्वी में। वो पाकिस्तान घूमने के पर्पज से गए थे और उनको ही पता चला कि लगता है, इतिहासकार थे, कि यहाँ कुछ ना कुछ है। तो सबसे पहले वो जानकारी दिए, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को जानकारी कब प्राप्त हुआ, कितना डिफरेंसेस है 1826 से लेकर 1921 तक में। तो उसके बाद क्या हुआ, मामला ये धीरे धीरे ठंडा अवस्था में चला गया। लेकिन सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला कौन था, चार्ल्स मैनसन। उसके बाद आते हैं इसका खोज का इतिहास में एक नाम आता है बर्टन बंधु का। बर्टन बंधु 1856 ईस्वी, डेट भी याद रखिएगा 1856 ईस्वी। जैसा कि आप लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जान रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, और हम पढ़ाए भी हैं कि 1854 ईस्वी में भारतीय आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। कोई महानुभाव सज्जन वृंद बताइए कि 1854 में क्या घटी थी जिसको कि हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से। देख, बिल्कुल सही जवाब, एकदम बहुत सुंदर जवाब, कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। जो 54 में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, तो 1856 में पाकिस्तान के दो शहर थे, कराची से लाहौर। कराची से लाहौर तक रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी तो उसमें उत्खनन के साथ देखा था कि ईंट, पका हुआ ईंट मिला था। तो जब ईंट मिला तब कुछ लोगों का माथा खनका कि कुछ ना कुछ है ऐसा, प्राचीन काल में लगता है कुछ यहाँ अवशेष रहा होगा। फिर कुछ हुआ क्या, अच्छा ठीक है, चलिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे बर्टन बंधु। तो बर्टन बंधु दो भाई थे, ठीक है, एक जॉर्ज बर्टन, एक विलियम बर्टन। पूरा नाम अगर जानना है, वैसे बर्टन बंधु है, जानकारी के लिए आप जान सकते हैं जॉर्ज बर्टन, और एक थे विलियम बर्टन। तो जब रेल का खुदाई हो रहा था तब इन्होंने जानकारी दिया। उसके बाद नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। ये भी 1856 में ही इन्होंने भी पता लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में जानकारी दिया, कि लेकिन परफेक्ट नहीं बताया सिंधु सभ्यता के बारे में। वो बताया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राचीन अवशेष स्थल हैं, बस इतना ही जानकारी देकर उन्होंने भी क्या किया, छोड़ दिया। तब जाकर एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, इनके नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, जिसका कि पूरा नाम मिलता है राय बहादुर। अगर जानना है हम बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे अभी तुरंत। थोड़ा ये हम बता रहे हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिएगा। सबके बारे में बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं दयाराम साहनी, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। और एक व्यक्ति थे राखाल दास बनर्जी। एक और व्यक्ति का नाम था माधो स्वरूप बस। देख लीजिए कितना कितना आदमी का नाम आ गया, इतना सारा आदमी का नाम। अब देखेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से संबंधित इतने इतिहासकार, सिर्फ खोज से। अब आइए सवाल, फोटो ले रहे हैं क्या, हमरो ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहला नाम आता है किसका, अगर सवाल आप लोगों से पूछे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, बिल्कुल सही जवाब, सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था, चार्ल्स मैनसन दिया था। उसके बाद आएगा कि किस भाई द्वारा या पाकिस्तान में रेल पटरी बिछाने के दरमियान किसने जानकारी दी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, बर्टन बंधु। किस भारतीय इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता के द्वारा एक जानकारी दी गई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये पुरातत्ववेत्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम।
उसके बाद सवाल आएगा कि किसके नेतृत्व में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, किसके निर्देशन में सर्वप्रथम खुदाई की गई, तब नाम क्या आएगा? जॉन मार्सन। कब की गई? 1921। उसके बाद कहेगा किसने खोज किया, और सबसे पहला जो स्थल खोजा गया तो उसका नाम क्या आएगा? दयाराम साहनी, जिसका कि पूरा नाम क्या हो जाएगा? राय बहादुर। ऑप्शन इस प्रकार देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? ऑप्शन देंगे राय बहादुर, राखाल दास बनर्जी, माधव स्वरूप बस या जॉन मार्शल। क्या मारिएगा? पूरा नाम राय बहादुर, वो भी दे सकता है, नहीं तो दयाराम साहनी भी दे सकता है। पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। लेकिन इस व्यक्ति को जो क्या करता है ना, छोड़ देता है। बहुत सारा बुक में क्या किया, इसको बेचारा को हटा दिया। कहा है कि ये क्या था? असिस्टेंट था, मैंने वो भी सहयोगी के रूप में था। माधव स्वरूप बस और दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर किया था खुदाई, मतलब अपने से कोड़ा नहीं था, मतलब कि थे हेड प्रमुख, अपने निगरानी में निर्देशन तो ये दे रहे थे, ये खाली कागजी कार्रवाई के तहत थे तो, लेकिन करने वाले थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस। इतना खोज से रिलेटेड हो गया। कोई दिक्कत समझने में? कहीं भी 3-4 तरह का इससे प्रश्न राइज होगा, आप लोग बना दीजिएगा। चलिए अब आते हैं आगे मेन टॉपिक पर। अब आइए देखिए, सबका नाम यहाँ पर भी क्लियर किया हुआ। दयाराम साहनी ने 1921 में क्या किया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। चार्ल्स मेंशन 1826 में। इसी को हम थोड़ा एक बार फिर से लिख के ग्राफ के तहत बता दिए तो आपके माइंड में सेट हो गया। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं वो भी पता चल गया। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं वो भी पता चल गया। अब आइए, जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही मोहनजोदड़ो को भी खोज कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। कब किया था? एकदम याद रखिएगा, ये दोनों तो एकदम याद रखना है। हड़प्पा 1921 और मोहनजोदड़ो 1922। एकदम बराबर परीक्षा में पूछता है कि कब खोजा गया हड़प्पा? 1921 ईस्वी। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया? 1922 ईस्वी। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी। दोनों का खोज के किसके नेतृत्व में किया गया? यही थे जॉन मार्शल। दोनों स्थल का खोज इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था, निर्देशन में किया गया था। ठीक है, अब इसका पद जाना जाता है समय काल, पीरियड, कि कब था सिंधु घाटी सभ्यता। जहां हम लोग हैं यहाँ तो कुछ नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का वैसा अवशेष नहीं मिला है, लेकिन भारत में मिला है। ऑलमोस्ट स्थल भारत में ही है, देखेंगे आगे चर्चा करेंगे। तो जो प्रमाणिक सबसे है, बुक में 7-8 को दिया हुआ है, उतना हम लोगों पे ध्यान नहीं देना है। जो प्रमाणिक ऑथेंटिक जो मान्यता प्राप्त है, रेडियो कार्बन C14 पद्धति जिसको बोलते हैं, रेडियो कार्बन C14 जो होता है किसी का भी माने कि जीवन काल डाटा बताने का सबसे उपयुक्त यही एक प्रोसेस, एक जरिया है। ठीक है ना। तो इसके तहत नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो काल था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। कितना था? 2500 से 1750, कहीं कहीं 2300 भी मिलता है, 2300 से 1750। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 1-2 साल का डिफरेंस है, अगल बगल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ के बाद आ जाता है वैदिक सभ्यता। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये डेट याद रखना है, सबसे प्रमाणिक डेट यही है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि क्यों कहा गया, कौन खोजा, किसके निर्देशन में खोजा गया। ठीक है। अब आते हैं कि एक और छूट गया है, जो कि हम शुरुआत में बोले थे कि इसको नगरी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि ये स्थल जब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी स्थल हैं सब बहुत डेवलप पाए गए, एकदम कह सकते हैं विकसित। इतना विकसित, इतना विकसित कि वर्तमान समय का जो सामान सब हम लोग यूज कर रहे हैं वो सामान यूज हुआ करता था 2500 ईस्वी पूर्व। अब कहिएगा कैसे? हम लोग अभी कहीं बाहर निकलते हैं तो कंघी का इस्तेमाल करते हैं, वो कंघी मिल चुका है पहले। लड़कियां लोग, लेडीज लोग, औरतें लोग लिपस्टिक लगाती हैं। लिपस्टिक का नाम सुने हैं? आप लोग नहीं सुने होंगे, और सुने हैं, खरीदने का जरूरत पड़ता होगा, सही बोले। तो वो सब चीजें उस समय चनहुदरो नामक एक जगह था, वहां स्थल था, वहां मिला था। यानी सौंदर्य प्रसाधन सारी सुविधाएं उस समय भी हुआ करती थी। कंघी हुआ, आईना हुआ, टिकली हुआ, बिंदी हुआ, सिंदूर हुआ, अरे जो हुआ, हम लोग ग्रामीण भाषा में बिंदी को टिकली ही बोलते हैं,
गांव के भाषा में बोले तो कहने का मतलब हुआ सारा सौंदर्य प्रसाधन। साथ ही साथ जब मकान बनाते हैं हम लोग तो किसका प्रयोग करते हैं? ईंटा का प्रयोग करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं, वक्राकार ईंट का प्रयोग करते हैं, पॉलिशदार ईंट का प्रयोग करते हैं। ये सब सारा चीज देखने को मिला है। अभी कहीं मैच होता है तो हम लोग स्टेडियम जाते हैं, स्टेडियम भी मिल चुका है। सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो मात्र 6 नगर ऐसा है सिंधु घाटी सभ्यता में मिला जिसको नगर की संज्ञा दी गई है। वैसे सारे शहर स्थल हैं, लेकिन 6 स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का संज्ञा दिया गया है। परीक्षा में सवाल पूछता है कौन कौन से ये 6 नगर हैं। सबसे पहला हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा। यही 6 था जिसको कि नगर की संज्ञा दी गई। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। एकदम छोबो याद रखना है। और इस छोबों में से सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन था? सबसे बड़ा था राखीगढ़ी। सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन था? राखीगढ़ी था। 6 नगर जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है इसी कारण से। ठीक है, इसलिए 6 का नाम एक जगह लिख दिए हैं। और साथ ही साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वां राजधानी। मतलब कि जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, उसी तरह कोई ना कोई किसी का सभ्यता का कहीं का भी राज्य का देश का राजधानी हुआ करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजधानी था दोनों को मुख्य रूप से राजधानी माना गया था। हड़प्पा को भी माना गया था और मोहनजोदड़ो को भी माना गया था। इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वां राजधानी कहा गया था। एक क्वेश्चन बढ़ा दिए। और ये कहने वाले एक व्यक्ति थे कि किसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी? हाँ, बहुत सुंदर। इसका जवाब होगा पिगट। एकदम परीक्षा में एक बार नहीं बहुतों बार पूछा है कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा था? किसने कहा था? पिगट महोदय ने। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI एकदम याद रखिएगा। किसी भी तरीके से याद करना है, एकदम याद करना है तो करना है। जुड़वां राजधानी कौन कहा था? पिगट महोदय ने कहा था। सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? कुल कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई? 6। 6 का नाम एक बार रिपीट कर लीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ये 4 गो ऑलमोस्ट फेमस है, याद भी रहता है। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो एक धौलावीरा याद रख लेना है, एक राखीगढ़ी याद रख लेना है। ठीक है, राखीगढ़ी याद रखिएगा। इस कारण से एक और भी है कि सबसे बड़ा स्थल यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इधर तो हो ही गया। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा देखते हैं चौहद्दी, जो कि सवाल परीक्षा में रहते हैं। एकदम काफी महत्वपूर्ण चौहद्दी। क्या है चौहद्दी में? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या था जगह का नाम? एकदम याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा था? अभी मैप में भी बताएंगे। मांडा। क्या था? मांडा। ये कहाँ, किस नदी पर? किसकी सहायक नदी? सिंधु नदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी चेनाब नदी पर कौन सा स्थल था? मांडा। पूछ देगा किस जगह, तब क्या कीजिएगा? तो लिख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में। 4 सवाल। सबसे उत्तर में कौन सा स्थल? किस राज्य में? किस नदी पर? साथ ही साथ 4 सवाल एक स्थल से, एक चौहद्दी से निकला। कौन सा जगह? डायरेक्शन। अब आ जाइए दक्षिण। दक्षिण में कौन सा स्थल? नाम है दैमाबाद। ठीक है ना, दैमाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र। एकदम राज्य भी याद रखना है, महाराष्ट्र, दैमाबाद, दक्षिण। सबसे दक्षिणतम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद। किस राज्य में? महाराष्ट्र। किस नदी पर? ये किसकी सहायक नदी? गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा, प्रवरा नदी। वही चारों याद रखना है
इसका उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण क्लियर हो गया। अब आइए पूरब में, पूरब में स्थल कौन सा? आलमगीरपुर। कहाँ पर जगह? मेरठ के, यूपी के मेरठ में, यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर। किस नदी पर? किस नदी पर? किस नदी पर? तुरत। पश्चिम में कौन सा स्थल? सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर ये पड़ता है आपको बलूचिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत था, बलूचिस्तान। कौन सा स्थल? नाम सुतकागेंडोर। किस नदी पर? दस्क नदी, दशक नदी या दास्क नदी भी मिलता है, ठीक है ना। घोड़ा का कुछ अवशेष यहाँ से मिला है, अस्थि पंजर मिला है, घोड़ा का अस्थि पंजर मिला है यही सुतकागेंडोर से, ठीक है ना। आगे चर्चा करेंगे। तो ये बलूचिस्तान। तो चार एकदम देखो भाई लोग, हम बता दे रहे हैं एकदम महत्वपूर्ण है। और कभी भी रास्ता में मार्केट में तुम लोग मिल जाओगे, हमको फोन करोगे तो हम सबसे पहले सवाल यही पूछेंगे, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं हम ठोस पढ़ाते हैं, इसलिए हमसे लोग बहुत कतराता है, मने मन खूब गाली देता है कि बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम दंश बचपन में झेल चुके हैं। पहले बचपन में जहाँ पापा के साथ जाते थे ना जिनके यहाँ, तो खूब कहते थे, और पापा भी बोल देते थे पूछिन पूछिन, अभी 8वां में पढ़ रहा है, अभी 6ठा में पढ़ रहा है, पूछिन पूछिन, 2-4 को क्वेश्चन पूछिन। और अंदर अंदर हम लोग का ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर होता था, 140, 160, 180 होते जाता था। अंदर लगता था कि आपको काम नहीं मिलता, खाली क्वेश्चन पूछवा रहे हैं हमसे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज फायदे के रूप में नजर आ रही। तो आपको भी अभी पता नहीं चल रहा, अभी आप लोगों को लग रहा है बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन जो पूछेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिवीजन हो जाए। चलते चलते भी कहीं मिल गए तो पूछेंगे, बताओ जी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन था? सबसे दक्षिणी स्थल कौन था? सबसे उत्तरी स्थल कौन था? सबसे पश्चिमी स्थल? सुतकागेंडोर किस नदी पर? आलमगीरपुर किस नदी पर? बहुत सुंदर। दैमाबाद किस नदी पर? परवड़ा या गोदावरी, ठीक है। मांडा किस नदी पर? मांडा वर्तमान में किस राज्य में? दैमाबाद वर्तमान में किस राज्य में? बलूचिस्तान का जो प्रांत था सुतकागेंडोर, जो स्थल मिला किस नदी पर? बहुत इतना देखिए, एक बार 2 बार रिवीजन कर लेते, दिमाग में सेट होता जा रहा है। अब आगे जानकारी के लिए क्या जानना है हमको कि देखेंगे पूरब से पश्चिम लंबाई, तो पूरब किधर है? इधर है, और पश्चिम इधर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कहा गया लंबाई जो था वो था कितना? 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण। ये उत्तर से दक्षिण जो था ये 1200 किलोमीटर। अब लगेगा कि इसमें तो सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कम बेस का हो रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो त्रिभुजाकार था। अभी हम तुरंत बताएंगे वो कैसा था, पूछता है परीक्षा में। सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल जो थी कैसा था, आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कुल अगर बात किया जाए तो कुल कितना क्षेत्रफल में था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख, जिसमें से उत्तर पश्चिम दक्षिण देख करके दे दिया, क्लियर। अब आइए मैप में, मैप में देखते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। इंडिया का ये क्षेत्र हो गया, ये पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया। मात्र 3 ही ऐसा, हम बताएंगे तुरंत, इसके बाद अभी बताएंगे, पहले जान लीजिए। इंडिया में यहां पर हमारा एक स्थल पूरब में, कौन सा? बोलते जाइए। पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, और यहां पे अफगानिस्तान बलूचिस्तान में सुतकागेंडोर। तो ये हो गया हमारा क्या त्रिभुजाकार लग रहा है? अरे हम उतना अच्छा पेंटर नहीं है, एकदम परफेक्ट अप्रोप्रिएट नहीं बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार इस थोड़ा और इधर हो सकता है, घसक सकता है। तो समझना, भावना को समझना, लेकिन हमको इससे करना है। तो ये त्रिभुजाकार बन गया है। तो यही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? आकार था। परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ पे दास्क हो जाएगा, यहाँ पे मांडा हो जाएगा, यहाँ दैमाबाद, यहाँ आलमगीरपुर। तो ये हो जाएगा आपका यही वाला चीज, ठीक है ना। वो जाएगा, उधर जाएगा, हाँ, तो हम समझ रहे हैं। तो मैप के कारण थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो समझने की दृष्टि से हम उसको बता दिए, ठीक है। और ये आपका चौहद्दी हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक, जैसा कहा गया है, अभी तक कुल 1500 स्थल प्राप्त हो चुके हैं जानकारी में। अभी तक कितना? कुल 1500 स्थल की जानकारी मिल चुकी है, जिसमें से भारत में 1000 प्लस
पाकिस्तान 500 प्लस। प्लस मतलब कहते दो चार को आगे पीछे, हम परफेक्ट नहीं है, हो सकता है ये 997 हो जाए, 980 हो जाए, ये हो सकता है 514 हो जाए या 480 हो जाए। कहने का मतलब एप्रोप्रिएट हुआ। लेकिन ये दोनों का उतना नहीं, ये जानना जरूरी है कि एक अफगानिस्तान का भी क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र 2 स्थल मिले हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई है और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अफगानिस्तान से मात्र कौन से 2 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं। कोई महानुभाव हैं, बता सकते हैं? बोलिए मेरे तरफ से डेयरी मिल्क। ऑप्शन, सब चीजें में ऑप्शन। तुम्हारा नाम क्या है तो ऑप्शन दें? नहीं, बिना ऑप्शन का। मैं बिना ऑप्शन पे बिलीव करता हूँ। ऑप्शन आएगा एग्जाम में, वो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए नहीं पता है तो बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में 1000 प्लस, पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में मात्र 2 गो, जो कि हैं सुतुरगई और मुंडी गाक। सुतुरगई और मुंडी गाक, मात्र 2, सुतुरगई और मुंडी गाक। कहाँ पाया जाएगा? किस प्रांत में, किस देश में? एकदम याद रखना है। शुतुरमुर्ग और मुर्गा अंडा देता है, मुंडी। ठीक है, मुर्गा का अंडा, मुर्गी का अंडा कौन देता है? मुर्गी अंडा देता है कि मुर्गा? दिमाग रहेगा तो मुर्गो अंडा दे देगा, बस दिमाग होना चाहिए। आप कैसे होगा बाद में बात जानिएगा। तो मुंडी गाह का सुतुरगई, तो शुतुरमुर्ग और मुर्गा याद रखिएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये मात्र 2 स्थल जो अफगानिस्तान से मिले, एकदम दिमाग में बंद करके ताला मार दीजिए, एकदम स्वेटर उटर पहना के कर दिए, कही दीजिए अभी ठंडा है बाहर मत निकलो, एग्जाम तक रहो, ठंडा का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों स्थल याद रखिएगा। एक सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल इनमें से किस प्रांत में, किस किस देश में मिले हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, या दे देगा मिस्र। तो इसका प्रभाव जो था भारत पाकिस्तान स्थल जो मिला है अफगानिस्तान, यही मात्र 3 देशों में इसकी स्थल की जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि आपको अफगानिस्तान का 2 गो स्थल काफी महत्वपूर्ण, सुतुरगई और मुंडीगाह। सुतुरगई और मुंडीगाह, सुतुरगई ये एकमात्र 2 स्थल जो कि कहां से मिले हैं? एकमात्र 2 स्थल कहां से मिले हैं? लिखे हैं अफगानिस्तान का 2 स्थल का नाम कहाँ लिखे? दिखाइए तो, दिखाओ तो। अभी बोले तो लिख रहा है, एकदम इसको 2 बार नहीं 4 बार लिखो, का ऐसा नामे है कि याद नहीं रहेगा। तो पानी की बोतल ले आना। तो दिलीप सुनो ना, पानी का बोतल ले आओ। ठीक है, चलिए इतना तक की कोई दिक्कत नहीं। सारा चीज अभी देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का भी हम लोग चल रहे हैं भूमिके में, अभी मेन जो पढ़ाई अभी उसमें इन भी नहीं किए हैं, अब चलेंगे उसमें। ठीक है ना, इतना तक कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले ही हम लोग बता भी दिए, कुछ चर्चा भी कर लिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा थी, नगरीय सभ्यता थी। अब क्यों नगरीय सभ्यता कहा गया, और सवाल परीक्षा में इससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं समझना है, सवाल भी पूछे जाते हैं, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं। जानकारी तो प्राप्त करना ही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये तो हम जान गए हैं, बता दिए हैं। विशेषता क्या थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन स्थल तथा जल निकास प्रणाली व्यवस्था थी। किसी भी नगर को नगर की संज्ञा इसलिए दी जाती है कि वहाँ उन्नत किस्म की व्यवस्था हो, सुचारू रूप से सारी चीज़ें अत्याधुनिक सुविधा हो, तब उसको कहेंगे हम लोग ये नगर है, टाउन है। टाउन नहीं होगा तो गांव होगा। गांव में भी अभी देखिएगा पूर्ण तरीके से उतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए गांव गांव कहा जाता है। शहर में जाइएगा तो कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ अत्याधुनिक चीज़ें मिलेंगी, जैसे जल निकासी की व्यवस्था। गांव वगैरह में जाइएगा तो देखिएगा गांव में रोडे घरे के आगे में पूरा नाली बह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन नगर में जाइएगा तो यहाँ पे जो नाली मिलेगा उसके ऊपर ढक्कन मिलेगा, ड्रेनेज मिलेगा, सब कचरा होते हुए नाला से निकल के कहीं जाके एक जगह उसको विस्थापित किया जाता है, गिराया जाता है, छोड़ा जाता है। तो जितना भी नाला था उसके ऊपर ढक्कन मिला था। सोचिए जो वर्तमान में अभी हम लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में 2500 ईस्वी पूर्व पहले हो रही थी। तो क्यों नहीं कहेंगे इसको नगरीय सभ्यता, कहेंगे ना जी। तो एक तो यहाँ हो गया कि जल निकासी की प्रणाली की व्यवस्था थी। ऐसे सवाल आएंगे परीक्षा में, कैसे
कथन कारण के रूप में, उसके लिए भी तैयार रहना। देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और सत्य कथन को चुने, सत्य कथन को चुने, प्रवचन इस पर कीजिए, प्रवचन सुनिए, सुनाइए, तो उसके तहत आएगा कि देगा ऑप्शन में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। अब जैसा सवाल रहेगा, या तो कथन पूछेगा सत्य है या सत्य है, तो ये कथन कैसा है, सत्य है। अगला देखेंगे, सड़कें क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब क्या होता है निशु, आप बताइए, कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब इधर से जा रहा है सड़क और उधर से भी क्या हो रहा है, सड़क आ रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना जी। तनी मनी मैथ जानते हैं, उतना कमजोर ना है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर जो है वो काटती थी, इसलिए क्या कहा जाता था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और लगभग सभी नगर जो था ना, दो भाग में विभाजित था। अगर मान ली जाए ये नगर है, तो ये नगर जो हुआ करता था कितने भाग में विभाजित था, दो भाग में। वो अभी चाहिए उस पर लैंग्वेज पे नहीं जाना, यहीं पर समझ लीजिए, उसके बाद उसको हम पढ़ा देंगे। तो नगर जो है, संपूर्ण नगर कितने भागों में विभाजित था, दो भाग में। एक जो भाग हुआ करता था उसमें बड़ा बड़ा महल, बिल्डिंग कह सकते हैं, मकान टाइप का था। एक जगह में क्या था, बड़ा बड़ा था, एक जगह में क्या था, छोटा था। इसके अपेक्षाकृत, ऐसे वो भी था लेकिन अपेक्षाकृत उसके छोटा था। तो स्वाभाविक रूप से जब बड़ा बड़ा मकान अभी देखते हैं हम लोग, मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, गांव में जाते हैं, तो बड़ा बड़ा मकान जो होता है, तो निश्चित रूप से कि वो सुखी संपन्न ज़्यादा होंगे, धनाढ़ घर के होंगे। सबसे तो संभव वाली बात नहीं है कि कोई महल खड़ा कर देगा, 4 मंजिला 5 मंजिला खड़ा कर देगा। तो अगर मान लीजिए इधर बड़ा मकान है, तो क्या कह रहा है, देखिए प्रथम भाग है, ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, तो कौन रहता होता होगा, शासन वर्ग, यानी जो राजा टाइप का आदमी था, जो शासन करता था, सामंतवादी था, व्यापारी लोग हुआ करता था, साहूकार था, सेठ था, वैसा सब व्यक्ति कहाँ रहता था, बड़ा बड़ा जो ऊंचा नगर टीला में हुआ करता था। और दूसरा भाग में जो नगर या आवास क्षेत्र का साक्ष्य मिला है, अपेक्षाकृत बड़े थे, हम पहले ही बता दिए थे कि बड़ा था, लेकिन इसके अपेक्षाकृत छोटे थे। जहां आमतौर पर कौन रहता था, नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक, मतलब हमारा नियर सब भेड़ बकरी सब। हम लोग सब भेड़े बकरी नहीं जी, हम लोग धरती के बोझे हैं, न राजे में आते हैं, न श्रमिके में आते हैं, मजदूरे में आते हैं, बीच में झुचक ठेला ठेली कर रहे हैं ने सोने। कोई कारीगर हैं, कोई शिल्पकार हैं, कोई व्यापारी हैं, उसी से जीविकोपार्जन का हम लोगों का आधार चल रहा है। इसलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम लोगों का मिडिल क्लास का ही है, और सबसे ज़्यादा जो दंश झेल रहे हैं हम लोग, समस्या का सामना भी करते हैं, वो मिडिल क्लास वाले का ही। कारण क्या है, इसका भी कारण बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। राजा और जो बड़े बड़े सेठ होते हैं ना, तब पढ़ाते हैं, तब फोन आता है। चलिए लिंक के करिए, क्या बोल रहे थे, हाँ। तो व्यापारी शिल्पकार के लोग क्या रहते थे, इधर साइड में रहते थे। अब आइए, सड़कें के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या होती थी, ढकी होती थी, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर नियोजन लगभग एक समान थी, माने मिलता जुलता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, अभी हम लिखाए भी थे कि नगर का 6 गो स्थल का संज्ञा दिया गया, तो ये 3 का एक समान था। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होता था। सिर्फ 2 ऐसे स्थल जहां पे पक्की ईंटों का साक्ष्य नहीं मिला है, वो याद रखिएगा, कौन सा स्थल था, कालीबंगा और रंगपुर। बाकी सभी में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है, जो मकान बना हुआ है ना, सभी में पक्की ईंट का मिला है, लेकिन सिर्फ कालीबंगा और रंगपुर में पक्की ईंटों का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो यही सब देखिए नगर नियोजन की व्यवस्था हुआ करती थी। अब आइए थोड़ा सोशल लाइफ पे जाते हैं हम लोग, सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था एकदम। देखिए रात में जाइएगा तो नींद में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता जरूर आना चाहिए। इमेजिन कीजिएगा, कोई भी चीज़ अगर पढ़िए तो इमेजिन कीजिए। जैसे हम भी जब सोते हैं ना, नींद नहीं आता, तो हम इमेजिन करते हैं कि हम अकबर के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, अकबर के साथ, उससे नीचे न, अकबरे के साथ डायरेक्ट हमारा बात होता है।
और उसको हम सलाह देते थे ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। कारण क्या था कि ये सब चीज़ पढ़ाते हैं तो जो चीज़ें दिन भर घटित होती हैं वही चीज़ें स्वप्न में भी आती हैं। तो इसी कारण से हम लोग जो है, आप लोग भी सोचिएगा कि नगरीय जीवन कैसा हुआ करता होगा। अच्छा पक्का का ईंट लगा होगा न, बापरे स्टेडियमों मिला था, सोचिए अभी का स्टेडियम मिलता है। पक्की ईंट भी हुआ करता था, नाली के ऊपर ढक्कन भी हुआ करता था, सड़क भी समकोण पर काटता था, मतलब इधर से सड़क जा रहा है तो उधर से भी सड़क आ रहा तो एक समकोण पर काटता था। खिड़की जो है सामने की ना होकर गली में खिड़की खुलता था। तो ये सब चीज़ें सोचिएगा ना तो एक कहानी की तरह आपके माइंड में रहेगा, जो कि बहुत काफ़ी दिन के बाद निकलेगा। तो देखिए सामाजिक जीवन, अब प्यास लग गया। चलिए सामाजिक जीवन में सबसे पहला बात जानते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लोगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसा प्रधान था? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक यानी सत्ता की चाबी किसके पास? महिलाओं के पास। पुरुष उस समय कोई पावर कोई नहीं था। अभी कैसा समाज है? अभी मातृसत्तात्मक है। अभी वो सब भूल जाइए, सब प्राचीन काल में चलेगा। वर्तमान आधुनिक काल में ये सब ना चलता है खुश रखने के लिए कि भाई रूसे नहीं, खुश रहो तुम उतने में बेचारी संतुष्ट भी रहती है। लेकिन नहीं, जहाँ बड़ा डिमांड होगा, बड़ा फैसला लेना होगा, वहाँ तक जाकर लेकर देखिए तो तब मान जाए, नहीं होगा। तो चलिए वो सब नहीं था। हमारा समाज उस समय कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का? एक बार नहीं, परीक्षा में बहुतों बार पूछा गया है सिंधु घाटी समाज कैसा हुआ करती थी, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक, बस यहीं तक रहा। इसके बाद तुरंत आ गया था पितृसत्तात्मक। ठीक है, आप देखिए कहिएगा कैसे कहा गया, क्योंकि कोई ऐसा मिला है लिखा हुआ अवशेष कहीं नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ जो मिला है खुदे हुए अवशेषों के जानकारी पर ही। लिपि भी ऐसा प्राप्त हुआ है कि हम लोग वो लिपि को नहीं पढ़ सकते हैं। लिपि मिला है भाव चित्रात्मक लिपि, सिर्फ चित्रित किया हुआ, यू आकार का ज़्यादा मिला है, मछली के आकार का मिला है। उसी से समझना है, जैसे अभी शॉर्ट हैंड में समझते हैं ना, वैसे उसी समय समझना है, उर्दू फारसी की जैसा। क्या लिखा है अपने पढ़िए अपने समझिए। तो इसीलिए मातृसत्तात्मक कैसे? मातृ देवी की पूजा, मुहरों पर अंकित चिन्ह, जो मुहर मिला करता था उस पर चिन्ह मिलता था, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मातृ देवी का है। क्या कांसे की नृत्य नाचते हुए मूर्ति मिला है, तो अंदाज लगाया कि कैसा समाज होगा? मातृसत्तात्मक होगा। इस सभ्यता में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी, जो वर्तमान समय में देखते हैं कि विद्वान भी रह रहे हैं, पूजा पाठ कराने वाले भी हैं, युद्ध करने वाले यानी सैनिक लोग जो हैं, व्यापारी जो बिजनेसमैन हैं, और श्रमिक माने जो लेबर क्लास के लोग हैं, क्या वर्तमान समय में भी है ना जी? तो नगर से भी को रिलेट कर सकते हैं सामाजिक जीवन को। तो ये सारा लोग क्या था, यहाँ के आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमताओं को दर्शाती है। यहाँ की आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमताओं को दर्शाती हैं। दिलीप रुक जाइए और हमको ये लाइन को समझाइए। यहाँ की आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमताओं को दर्शाती हैं। अगर हम लिखे हैं तो क्या लिखे हैं बताइए? हम तो क्लियर कर ही देंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा भी देंगे, लेकिन आप भी समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ रहे हैं तो बोलिए कि नहीं जान रहे हैं, दूसरे से पूछेंगे। यहाँ की आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमताओं को दर्शाती हैं। इसका चर्चा हम कर चुके हैं, अभी तुरंत किए हैं। अरे आर्थिक माने क्या हो गया? अमीर और गरीब। तो उसका आवासों का संरचना, आवास का संरचना माने बनावट। जकरा 2 कोठली के मकान है, जकरा 10 कोठली के मकान है, तो जो 10 कोठली का मकान है वो बहुत गरीब होगा बेचारा। जिसका 2 कोठली का मकान है वो बहुत सुविधा सुखी संपन्न रिच फैमिली का होगा। क्या बोलिए जी? अहो बोलन जी, चुप कहा है? मतलब मंगलवार है आज बेचारा खाना नहीं खाया, सही बात है, आज फास्टिंग में है। देखो क्लियर समझो, आर्थिक संरचना, आवासों की संरचना मन बनाओ। जिसका छोटा मकान है मानिए गरीब है, तो क्या हो जाएगा? आर्थिक विषमता होगा ना। आर्थिक विषमता हो गया मैंने भिन्न हो गया, पैसे के आधार पर, गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर, तो वही दर्शाती थी। अभी हम बताए थे ना कि एगो 2 तरह का आवास हुआ करता था, एक तरफ बड़ा बड़ा मकान, एक तरफ छोटा छोटा मकान। कोई भी चीज़ को समझने का प्रयास करो तो क्वेश्चन डील बहुत जल्दी होगा। यही कल का सारा क्वेश्चन फिर कल करवाएंगे हम अथी में,
क्लब वाले बैच में इसका सारा आंसर करवाएंगे, क्वेश्चन खाली जितना अभी पढ़ रहे हैं सबका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, चाहे वो 40 क्वेश्चन हो, 50 गो हो, 100 गो हो, एक बार सब बनवा देंगे मल्टीपल चॉइस में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हड़प्पा वासी लोग सजने और संवरने, सजना है मुझे सजना के लिए, सब सजने के लिए संवरता है जी, दूसरे के लिए कोई संवरेगा? कह देगा कि अभी टेस्ट देने जाना है, खाली वहाँ लड़का लोग है, लड़की लोग एक नहीं आएगी टेस्ट देने। लड़का लोग क्या करेगा, वो पत्रकार टी शर्ट पहनेगा, जीन्स पहनेगा, हवाई चप्पल पहनेगा, चल जाएगा टेस्ट देने। और जैसे पता चलेगा वहाँ खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी पधारी हैं, बाप रे, लगा रहा फेरन लवली, भिक्को टर्मरिक, बाल में जेल एकदम सरासर लगा रहा, नहा भी नहीं रहा तो उस दिन नहा के जाएगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकालेगा पहनेगा, चश्मा नहीं होगा तो रूममेट से चश्मों मांग लेगा, आज जाएगा वहाँ टेस्ट देने, और टेस्ट कम और दाएं बाएं खूब देखेगा। लड़का की बात कर रहे हैं, लड़की का बात नहीं कर रहे हैं, लड़का का बात कर रहे हैं, अभी सुनो लड़का वाला बात, इन लोगों का बात कर रहे हैं, हम लोग अपना बात कर रहे हैं। नहीं, उल्टा नहीं बोलते, देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा लड़कियां के बारे में ही कटाक्ष किया जाए, जो सच्चाई है वो, लड़की लोग जनरली सच समझ के, लड़की लोग को देखने के लिए मार्केट में भी बहुत है, आजकल जनरली लोग मार्केट में देख लेता बहुत, तो लड़का लोग का क्या है, वो लोग को समय चाहिए। जब हम एक क्लास लेते थे तो हम एक लड़के को वॉच करते थे, वो बैठता था वहाँ पे और लड़कियां लोग इधर बैठती थी, वो क्या करता था उसका डेली का देखते थे, वो 1 घंटा बेचारा पहले से लाइन लग के वो सीट लेता था, और हम पढ़ा कम रहे और देख रहा है इधरे ज़्यादा। हम 2-4-5 दिन गौर कर लिए, हमके कुछ लिखियो लिया करो, उधर देखने से काम नहीं चलेगा, तो समझ गया कि सर समझ गए हैं। और एक दिन उस बेचारे को जगह नहीं मिला, वो पीछे न बैठा, यहाँ का दरवाजा का जो एंट्री था दरवाजे पास खड़ा रहा, ना सही में था, ऐसा था, ऐसा हुआ। उस लड़के का नाम बताएंगे, आप लोग जानते हैं, आप दोनों पहचानते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि सजने और संवरने के लिए इसका मतलब है कि सौंदर्य प्रसाधन चीज, सामाजिक जीवन में ऐसा था, सजना संवरना अधिक ध्यान देते थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, अधिक ध्यान देते थे, कौन? स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, स्त्री और पुरुष, स्त्री अगर आभूषण पहन रही है तो पुरुष भी कड़ा, कान वाला, गला वाला, चैन वगैरह जो भी होता था वो लोग भी धारण करते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का क्या करते थे, वस्त्र का उपयोग करते थे। ये सब पॉइंट याद रखना है, ऐसे नहीं लिखा गया है, परीक्षा में सवाल देगा कि पहचानिए इसमें से कौन सा कथन असत्य है या सही है। मनोरंजन के लिए क्या करता था, अभी हम लोग मनोरंजन के लिए ना पबजी कहाँ पे, रील्स खाली देखते हैं, रील्स देखते देखते थक जाते हैं, तब हम लोग मनोरंजन समझिए समाप्त हो गया हम लोगों का। यहाँ मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था, पासा खेलते थे, पासा मतलब जो भी कहते हैं लूडो, हाँ एकदम, आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के है भी, तो पासा है, पासा लूडो हुआ। शिकार करते थे, शिकार भी जाते थे, ठीक है, शिकार पे भी वो लोग जाते थे, और मछली पकड़ना भी, अभी हम लोग गांव में जाते हैं तो मछली पकड़ने का कार्यक्रम होता है ना, तो मछली भी पकड़ते थे। पशु और पक्षियों को क्या करते थे, आपस में लड़वाते थे, खासकर मुर्गा मुर्गा का लड़ाई होता था, अभी साउथ में जाइएगा तो वो खेल है, हाँ, तो वहाँ लड़ाने की सब परंपरा होती थी, जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है, तो कह सकते हैं मनोरंजन के लिए ये सब हुआ करता था। अगला देखेंगे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे, जो कि वर्तमान में है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, एगो है मिलौवावाड़ी, मैंने ना इधरे ना उधरे, हम अरे वही समझ गया, कोई अंडा वाला, कोई झोर वाला। अब देखो दिलीप, यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए हम बोल रहे हैं, अभी नहीं बोलना कि सर हमको डेली टारगेट करते हैं, यहाँ लिखल है भोजन का आया शाकाहारी मांसाहारी, तब हम चर्चा कर रहे हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब हुआ मांसाहारी भी चलता था, शाकाहारी भी चलता था, सभी प्रकार का भोजन होता था। मतलब कह सकते हैं जो वर्तमान जीवन शैली हुआ करती थी वही जीवन शैली हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आइए सामाजिक जीवन के तहत और भी है कि यहाँ के लोग गणित, मैथ, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र और मौसम विज्ञान इत्यादि का भी जानकारी रखता था, ऐसा नहीं है, मैथ का भी जानकारी होता था, न्यूमरोलॉजिस्ट भी होता था, एस्ट्रोलॉजर भी होता था, सबका जानकारी क्या करते थे ये लोग रखते थे, क्योंकि वर्तमान समय में होता था। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय क्या होते थे, कम होते थे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा वाला पसंद वाला आदमी, शांति से खाइए, अब मनोरंजन करना है तो पासा खेलिए, शिकार पर जाइए, जानवर को लड़ाइए, इधर उधर युद्ध प्रिय करने में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप लोग यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, वो मूवी आई है मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन का, बहुत अच्छी मूवी है, एक बार जरूर आप लोग को इस सब टाइप का मूवी देखना चाहिए।
दूसरा मूवी देखने से अच्छा है कि इस सब टाइप का मूवी देखिए, ठीक है, वहाँ पे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मोहरों पर चिन्ह मिला है, बहुत तरह के जानवर के चिन्ह मिले हैं, हाथी का मिला है, गैंडा का मिला है, बाघ का, हिरण का, भेड़ का, लेकिन जो एक मेन है शेर का वर्णन जानकारी नहीं मिला है। ऐसा सवाल आता है, किस जीव का मतलब कि जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। मुहरों पर चिन्ह नहीं मिला है, इतना सारा का मिला है, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, सिंह, भेड़ सबका मिल चुका है, लेकिन शेर का जानकारी नहीं मिला। एकदम याद रखना है, किसका जानकारी नहीं मिला है? शेर का। बाकी अगर आ जाए तो आंख मूंद के मार देना है, ऑलमोस्ट सभी जानवर है ये हैं ऑलमोस्ट। अब आएंगे, मिट्टी का बर्तन मिला है, मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। मिट्टी का बर्तन को क्या कहा जाता था? मृद भांड। और एक ही कलर में विशेष रूप से मिला है, उसी का दिन आज भी है, लाल। आज मंगलवार है ना, तो लाल है, तो ज्यादा रंग कौन सा मिला है? लाल कलर का। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन के मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, अधिकांशतः किस रंग के मिले हैं? लाल, काला, पीला, उजला। क्या मारिएगा? लाल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती। देखिए सबसे पहले कपास का प्रमाण कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसा ऑप्शन में देगा। कांस्ययुगीन सभ्यता, तो क्या मारिएगा? सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि कपास की खेती होती थी किसके लिए? वस्त्र के लिए। कपास का मतलब कॉटन। अभी भी कॉटन की खेती होती है ना, कपास की खेती होती है ना। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? हाँ ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। उसी के साथ ही साथ सुमेरियन की सभ्यता, नील नदी पर था एक मिस्र की सभ्यता, और साथ ही साथ चीन की सभ्यता। सब क्या था? समतुल्य, इक्विवेलेंट चला करता था। पूछता है कि सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन हुआ करती थी? तो सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। शेर का अवशेष नहीं मिला है, यहाँ लिख ही दिए, शेर का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, अब चलिए एक एक का चर्चा करेंगे। मिला कितना स्थल? टोटल कितना स्थल मिला है? 1500 मिला है, 900 प्लस मिला है भारत में, 600 के आसपास मिला है पाकिस्तान में, 2 गो मिला है अफगानिस्तान में। लेकिन उतना संभव है, दिमाग में याद रखना, पढ़ना। मात्र हम लोग चर्चा करते हैं 8, 10 गो, 12 गो के बारे में। और सबसे अधिक स्थल मिला है भारत में, गुजरात राज्य में। किस में मिला है? गुजरात में मिला है, भारत में मिला है। ठीक है, चर्चा कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी 8-10 गो के बारे में विशेष रूप से करना है। जितना अभी डिटेल में ये किए हैं उतना इसमें भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट लेकर हम लोग आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। तब तक पहला पार्ट के तहत आप लोग इसको देखिए, और कल ही हम आप लोगों को सेकंड पार्ट का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग इससे देखिए, जो भी जानकारी और भी चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। मैं फिर से हाजिर रहूँगा कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग आराम से रिवीजन कीजिए, पढ़िए। जय हो।